अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? खूब बकरे शकरे खाए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो कुछ अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं। आज की ये वीडियो ट्रॉमा एंड स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में है, तो वो स्टार्ट करते हैं। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर में वो डिसऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं जिन्हें एक्सपोजर होता है किसी ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल इवेंट का। दीज इंक्लूड्स रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जिसे PTSD भी कहा जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। इसमें से आज हम करेंगे रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में क्या होता है? अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनहिबिटेड इमोशनली विदड्रॉन बिहेवियर टुवर्ड्स एडल्ट केयर गिवर्स। बच्चे जो हैं वो कंफर्ट नहीं लेंगे जब डिस्ट्रेस्ड होंगे, और अगर उन्हें कंफर्ट मिल रही होगी तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। दे डोंट वांट लव एंड केयर, दे डोंट रिस्पॉन्ड लव एंड केयर। सेकेंड पॉइंट क्या है? अ परसिस्टेंट सोशल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस करेक्टराइज्ड बाय टू ऑफ द फॉलोइंग। उसमें क्या है कि सोशल और इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होगी, दूसरों की तरफ बहुत कम होगी। पॉजिटिव अफेक्ट मतलब पॉजिटिव मूड जो है वो बहुत लिमिटेड होगा, और उनको अनएक्सप्लेन्ड इरिटेटिबिलिटी होगी, बगैर किसी वजह के उदास रहेंगे, और फियरफुल बहुत रहेंगे। बच्चे में जो ये डिस्टर्बेंस होगी वो बिफ़ोर एज 5 जो है वो नज़र आने लग जाएगी, और जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंटल एज जो है वो एटलीस्ट 9 मंथ्स जो है वो होनी चाहिए। और अगर ये डिसऑर्डर जो है वो 12 मंथ्स तक परसिस्ट करता है तब हम स्पेसिफाई करेंगे। इसमें बच्चा जो है वो अनयूजुअल सेटिंग्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, उसको सफिशेंट केयर नहीं मिलेगी केयर गिवर्स से। और फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें है सोशल नेग्लेक्ट और डेप्रिवेशन, और वो किस फॉर्म में हो सकती है कि उसको बेसिक इमोशनल नीड्स नहीं मिल रही, उसको कंफर्ट नहीं मिल रहा, स्टिमुलेशन अफेक्शन नहीं मिल रही एडल्ट केयर गिवर्स से। ठीक है, रिपीटेड चेंजेस ऑफ प्राइमरी केयर गिवर्स, बच्चे की शुरू की लाइफ में उसके जो केयर गिवर्स होते हैं अगर वही बार बार चेंज हो रहे हैं तो तब डिस्टर्बेंस नज़र आ सकती है, क्योंकि एक स्टेबल अटैचमेंट जो है वो नहीं बन पाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन फॉस्टर केयर जैसे SOS वगैरह में रहते हैं बच्चे, ऑर्फनेजेस में रहते हैं, इस तरह। और थर्ड है रेयरिंग इन अनयूजुअल सेटिंग दैट लिमिट अपॉर्चुनिटीज़। अब जब वो इस तरह की जगहों में रहेंगे तो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं रहेंगी, उन्हें कोई मिलेंगी नहीं, उनको कोई अटैचमेंट उनकी सही नहीं होगी किसी के साथ, उनकी जो है वो बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, उनको कुछ जो वो स्टार्ट एज में जो वो चाह रहे होंगे उनको वो चीज़ें उनकी। अब जिन बच्चों की बचपन में इमोशनल या फिज़िकल या कोई भी बेसिक नीड पूरी नहीं होती, तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं होती, वो अपने आप को डिटैच कर लेते हैं दूसरों से, वो बोलते नहीं हैं, वो चुप होकर रह जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि बचपन में भी वो लोग ना तो किसी चीज़ की डिमांड करेंगे, उनकी इमोशनल नीड्स ही नहीं रहेंगी, तो बड़े होकर उनकी लाइफ जो है वो तब भी अफेक्ट होगी। इन बच्चों को जो इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं उसमें यह है कि जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो अपने आप को काम डाउन नहीं कर पाते, उन्हें उसमें मुश्किल होती है। एंड दे डू नॉट लुक फॉर कंफर्ट इन देयर केयर गिवर्स, और क्योंकि वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, इमोशंस जो हैं वो कोई इमोशंस शो नहीं करते वो। तो अब इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? और ट्रीटमेंट जो है उसमें जो बच्चे हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे और केयर गिवर्स भी इन्वॉल्व होंगे, जो करंट केयर गिवर्स होंगे। इसमें थेरेपीज़ भी हो सकती हैं जो कि साइकोथेरेपी हो सकती है चाइल्ड के लिए, या फैमिली थेरेपी हो सकती है, या पेरेंटिंग ट्रेनिंग हो सकती है। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट के बाद जो है वो बच्चा जो है वो एक स्टेबल और हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है केयर गिवर से भी और दूसरों से भी। इसमें यह हम लोगों को सबसे पहले बच्चे को सिक्योरिटी देनी है, साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल सेफ्टी देनी है, बच्चे को सुनना है, उसे जज नहीं करना। ठीक है, और स्टेबिलिटी लानी है बच्चे की लाइफ में, उसकी लाइफ में परमानेंट चीज़ें लानी है। अगर कोई अटैचमेंट फिगर है तो उसकी परमानेंस होनी चाहिए, मतलब कि बार बार चेंज ना हो। बच्चा किसी एक से अगर अटैच हो गया है, ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स नहीं है, उसका कोई केयर गिवर है, या कोई अगर वो कहीं भी किसी भी जगह पे रहता है,
कहीं ऑर्फनेजेस में रहता है या कहीं पर भी रहता है, तो उसको जो भी उसके केयर गिवर्स हैं, जो भी उसका अटैचमेंट फिगर है वो एक ही रहे तो बेहतर है। बार बार उसको चेंज नहीं होना चाहिए। और बच्चे की नीड्स को खुद से, क्योंकि बच्चा नहीं बताएगा कि मेरी ये नीड है, उसको हमें जानने की कोशिश करनी है और वो पूरा करने की कोशिश करनी है उसके कहे बगैर। अब है रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो हमने, अगर उसका कोई इरिटेटिंग बिहेवियर है तो उसको इग्नोर करना है। ये तो वैसे जर्नली भी है ना कि अगर कोई बच्चा हम लोग को इरिटेट कर रहा है तो वो असल में क्यों कर रहा होता है, वो सिर्फ अटेंशन लेने के लिए वो कुछ ऐसे काम कर रहा होता है जिससे हम लोग इरिटेट हो रहे होते हैं, लेकिन हम लोग उसे अटेंशन देते हैं, हम लोग उसे मना करते हैं या हम कुछ उस पर ध्यान तो देते हैं ना, जिसकी वजह से उसका जो वो बिहेवियर है वो दोबारा रिपीट होता है। तो हमने उसका ये अनवांटेड, जो मतलब हमारे लिए अनवांटेड है, हम नहीं चाहते कि ये दोबारा रिपीट हो, तो हमने उसे इग्नोर करना है। अगर हम उसे अटेंशन नहीं देंगे तो वो जो बिहेवियर है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। जब बच्चे को कोई अटेंशन मिलेगी नहीं उस बिहेवियर पे, तो वो बच्चा वो वैसा बिहेव करना छोड़ देगा। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है कि TUMS फॉर रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर चाइल्ड। ठीक है। इसमें क्या है? टच देम, यूज़ देयर नेम एंड मेक आई कॉन्टेक्ट एंड स्माइल। ठीक है। बच्चे से बात करते हुए उसका जो हाथ है वो, अगर हम लोग मतलब उसको, जैसे हम लोग बात करते करते हाई फाइव कर सकते हैं या हम उसे हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव मैसेज नहीं जा रहा, बच्चा रिलेक्टेंट मतलब हिचकिचा रहा है, तो हम लोग जो हैं वो ये ऐसा ना करें। हम लोग उससे नाम लेके बात करें, उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करें, बच्चे को स्माइल दें। थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस में प्ले थेरेपी की जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि हेल्प किया जाए पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में, या फिर केयर गिवर और बच्चे के रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, और वो गेम्स के थ्रू किया जा सकता है। उसमें कोई भी इंटरेस्टिंग गेम्स इंक्लूड की जा सकती हैं ताकि बच्चा और केयर गिवर या पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो करें, वो इंगेज रह सकें, वो आपस में एक बॉन्डिंग अच्छी बना सकें, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। डायडिक डेवलपमेंटल साइकोथेरेपी, ये एक वर्बल थेरेपी है जिसमें बच्चा मतलब क्लाइंट जो है वो एक्सप्लोर करेगा, रिजॉल्व करेगा, चीज़ों को जमा करना शुरू करेगा, मेमोरीज़ को, इमोशंस को, करंट एक्सपीरियंस को। उससे सेफ्टी इंश्योर कराई जाएगी इसी एक्सप्लोरेशन के थ्रू। ठीक है। और उसे नॉन वर्बल अट्यूनमेंट, मतलब कि उससे यानी कि लफ्ज़ी बातों से नहीं शो कराना, ऐसे हम लोगों ने उसे आगे रिस्पॉन्सेस देने हैं, मतलब उसकी बात पे सर हिला रहे हैं। रिफ्लेक्टिव एंड नॉन जजमेंटल डायलॉग होने चाहिए, मतलब कि उसे कहीं भी ये ना लगे कि उसे जज किया जा रहा है, और उसको यकीन दहानी कराई जानी चाहिए कि आप उसे समझ रहे हैं। एम्पैथी शो करनी चाहिए। ठीक है, कि आप उसकी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। दैट्स ऑल अबाउट रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। इसमें मैंने आप लोगों के साथ इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इसके कॉजेज़, इसमें कुछ थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस शेयर की हैं कि हम लोग किस तरह इन बच्चों के साथ डील कर सकते हैं, क्या इन बच्चों को किस तरह नॉर्मल लाइफ की तरफ लाया जा सकता है, या इन लोगों को किस तरह इनके साथ अटैचमेंट जो है वो बिल्ड की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटैच्ड होकर रह जाते हैं। तो इनकी लाइफ को नॉर्मल बनाने के लिए कुछ वेज शेयर किए। आई होप कि ये काफ़ी हेल्पफुल हुए होंगे आप लोगों के लिए। कमेंट्स में बताइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।